इमेजिन कीजिए कि दो 22 साल के युवा एक ही ग्लोबल टेक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। पहले ने पूरे 4 साल लगाकर एक पारंपरिक बीटेक डिग्री पूरी की है। क्लासरूम में बैठ के थियरी पढ़ी है और मतलब सारे एग्जाम दिए हैं। राइट। और दूसरे ने कॉलेज का रास्ता पूरी तरह से छोड़ दिया। उसने अपने बेडरूम में बैठकर पिछले 18 महीने तक एआई एजेंट्स बनाए, गिटहब पर एक बहुत ही शानदार पोर्टफोलियो तैयार किया और अब वो उसी इंटरव्यू रूम में बैठा है। तो सवाल यह है कि इन दोनों में से वो जॉब किसे मिलेगी? अब देखिए, पिछले कुछ दशकों में हमारे करियर के रुझान बहुत तेजी से बदल गए हैं। बहुत ज्यादा। एक समय था जब सुरक्षित सरकारी नौकरी ही अंतिम लक्ष्य होता था। फिर दौर आया प्राइवेट कॉर्पोरेट जॉब्स का, उसके बाद विदेश जाने की होड़ मची और हाल ही में वर्क फ्रॉम होम एक स्टैंडर्ड बन गया। लेकिन आज हम एक बिल्कुल नए एरा में हैं, वर्क फ्रॉम एनीवेयर। आज आपके पास सिर्फ एक लैपटॉप और एआई की गहरी समझ होनी चाहिए और आप भारत के किसी भी छोटे शहर से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के पूरे सिस्टम्स को चला सकते हैं। बिल्कुल। तो द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम इसी अहम सवाल पर चर्चा कर रहे हैं कि 10वीं और 12वीं के बाद भारतीय छात्रों के लिए इस नए एआई युग में सही करियर दिशा क्या होनी चाहिए। क्या उन्हें गणित और थ्योरी पर आधारित एक व्यापक पारंपरिक अंडरग्रेजुएट शिक्षा लेनी चाहिए? मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि गणित और कंप्यूटर साइंस के कोर सिद्धांतों की मजबूत नींव ही इस तेजी से बदलती इंडस्ट्री में लंबे समय तक टिके रहने का एकमात्र सुरक्षित रास्ता है। और मैं इस पूरी स्थिति को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखती हूँ। मुझे लगता है कि ये जो 4 साल की पारंपरिक डिग्री का कॉन्सेप्ट है ना, ये अब पूरी तरह से आउटडेटेड हो चुका है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहाँ तकनीक हर हफ्ते, मेरा मतलब है सच में हर हफ्ते बदल रही है। और हमारी यूनिवर्सिटीज आज भी ऐसा सिलेबस पढ़ा रही हैं जिसका आज के एआई इकोसिस्टम से कोई लेना देना ही नहीं है। मैं मानती हूँ कि छात्रों को अब विशेष एआई ट्रेनिंग, अप्लाइड टेक प्रोग्राम्स और एआई ओलंपियाड्स की तरफ मुड़ना चाहिए। ये उन्हें उन स्किल्स के लिए तैयार करते हैं जिनकी डिमांड इंडस्ट्री में आज है, न कि उन चीज़ों के लिए जो 10 साल पहले प्रासंगिक थीं। ये एक ऐसा विषय है जो आज हर माता पिता और छात्र के दिमाग में है, और चूंकि हमारे विचार इस पर काफी अलग हैं, मुझे लगता है ये चर्चा बहुत दिलचस्प होने वाली है। हाँ बिल्कुल। मेरा दृष्टिकोण बहुत सीधा है। देखिए, एआई कोई ऐसा जादू नहीं है जो हवा में काम करता है। इसके मूल में शुद्ध गणित है, कैलकुलस, लीनियर अलजेब्रा और स्टैटिस्टिक्स। जब कोई छात्र 11वीं और 12वीं में पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेता है और फिर एक पारंपरिक संस्थान से पढ़ाई करता है, तो वो केवल मार्केट में मौजूद टूल्स का इस्तेमाल करना नहीं सीखता। वो ये समझता है कि वो टूल्स काम कैसे करते हैं। जो एआई एडजेसेंट नौकरियां हैं, जैसे सामान्य कोडिंग, वो खतरे में हैं, लेकिन एआई नेटिव भूमिकाओं के लिए वो वैचारिक स्पष्टता चाहिए जो केवल एक व्यापक शिक्षा ही दे सकती है। मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन क्या सच में 4 साल की डिग्री महज एक फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी है? मैं बताती हूँ मुझे इसमें क्या समस्या दिखती है। आप वैचारिक स्पष्टता की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भारत के किसी भी टियर 2 या टियर 3 शहर के इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस उठाकर देख लीजिए। एक छात्र जिसे कल को एआई आर्किटेक्ट बनना है, उसे फर्स्ट ईयर में वेल्डिंग या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इसका एआई से क्या कनेक्शन है? ये तो सीधे तौर पर समय की बर्बादी है ना? लेकिन वो एक ब्रॉड एजुकेशन का हिस्सा है। एक सेकंड, बस मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। आज हमारे पास ऐसे अप्लाइड टेक संस्थान और पॉलीटेक्निक डिप्लोमा हैं जो 10वीं के तुरंत बाद छात्रों को सीधा प्रोडक्शन ग्रेड कोडिंग सिखाते हैं। आप देखिए, जब तक एक पारंपरिक यूनिवर्सिटी की सिलेबस कमिटी अपनी मीटिंग करके ये तय करती है कि जनरेटिव एआई को कोर्स में शामिल करना है या नहीं, तब तक तकनीक 2 जनरेशन आगे निकल चुकी होती है। आई सी वाई यू थिंक दैट, लेकिन मुझे आपको एक अलग पर्सपेक्टिव देने दीजिए। मुझे लगता है कि यहाँ हम एजुकेशन और स्किल ट्रेनिंग के बीच कंफ्यूज हो रहे हैं। आप जो कह रही हैं वो शॉर्ट टर्म में जॉब पाने के लिए तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म करियर सर्वाइवल के लिए ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। कैसे? इसे एक एनालॉजी से समझते हैं। बिना मैथ और डीप थ्योरी के एआई सीखना बिल्कुल वैसा ही है जैसे वीडियो गेम खेलकर कार चलाना सीखना। अरे ये तो बहुत बड़ा क्लेम है। नहीं, सुनिए। हाँ, आपको स्टीयरिंग घुमाना आ जाएगा, आप ब्रेक लगाना सीख जाएंगे और जब तक सड़क सीधी है आप बहुत अच्छी ड्राइविंग करेंगे। लेकिन जिस दिन आपकी कार का इंजन बीच हाईवे पे बंद पड़ जाएगा, तब आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि बोनट खोलकर कार्बोरेटर कैसे फिक्स करना है। अगर छात्र सिर्फ पाइटॉर्च या टेंसरफ्लो जैसी लाइब्रेरीज का इस्तेमाल करना सीखेंगे, तो जब वो लाइब्रेरीज फेल होंगी या एक बिल्कुल नया आर्किटेक्चर आ जाएगा,
तो वे उसे डिबग नहीं कर पाएंगे। पारंपरिक डिग्रियां आपको वो बोनट खोलकर इंजन का मैकेनिज्म समझना सिखाती हैं। यह एनालॉजी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मैं इसमें काउंटर पॉइंट जोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल। क्या दुनिया में हर इंसान को टोयोटा या फोर्ड का चीफ इंजन डिजाइनर बनने की जरूरत है? नहीं, पर इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि उन्हें इंजन बनाने वाले मुट्ठी भर लोगों की जरूरत है, और उस इंजन का इस्तेमाल करके बेहतरीन गाड़ियां दौड़ाने वाले लाखों स्मार्ट ड्राइवर्स की। आपने वर्क फ्रॉम एनीवेयर का जिक्र किया था। राइट। आज अगर कोई 18 साल का लड़का या लड़की अपने लैपटॉप पर एक ऑटोनॉमस एआई एजेंट बनाता है, उसे गिटहब पर ओपन सोर्स करता है, और वो टोल किसी कंपनी का 20% रेवेन्यू बढ़ा देता है, तो दुनिया की कोई भी कंपनी उसे हायर करने के लिए तैयार खड़ी है। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास आईआईटी की डिग्री है या उसने कॉलेज का मुंह भी नहीं देखा। आज अप्लाइड टेक मॉडल्स 18-18 महीने का इंडस्ट्री इमर्शन दे रहे हैं, जहां छात्र रियल कंपनियों के रियल कोड बेस पर काम कर रहे हैं। थ्योरी रटने से बेहतर है कि आप रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम सॉल्व करें। मैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स की अहमियत को बिल्कुल कम नहीं आंक रहा हूं। मेरा पॉइंट यह है कि जिसे आप थ्योरी कहकर खारिज कर रही हैं, वही थ्योरी उस रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को स्केल करने के काम आती है। अच्छा, चलिए, आपने जो एआई एजेंट्स और टूल्स की बात की, उसी पर थोड़ा गहराई में चलते हैं। आज हर कोई रैग यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन की बात कर रहा है। लोग सोचते हैं कि चैट जीपीटी के साथ एक पीडीएफ जोड़ दो और बन गया रैग सिस्टम। हाँ, वो सबसे आम तरीका है शुरुआत करने का। बिल्कुल, लेकिन क्या आप समझा सकती हैं कि जो वो सिस्टम गलत जवाब देता है, जिसे हम हेलुसिनेशन कहते हैं, तो एक अप्लाइड कोडर उसे बिना डीप मैथ के कैसे ठीक करेगा? बिल्कुल, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। एक अप्लाइड डेवलपर इसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग रिफाइन करके, डेटा को बेहतर तरीके से चंक करके या अलग-अलग एम्बेडिंग मॉडल्स को टेस्ट करके सॉल्व करेगा। इसके लिए उसे व्हाइट बोर्ड पर बैठकर कैलकुलस की इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। टूल्स इतने एडवांस हो चुके हैं कि वे कॉम्प्लेक्सिटी को एब्स्ट्रैक्ट कर देते हैं। सवाल पूछते हैं तो एआई ये देखता है कि आपका सवाल उस स्पेस में किस शब्द के सबसे करीब है। ये दूरी कैसे मापी जाती है? कोसाइन सिमिलैरिटी से। ये शुद्ध लीनियर अलजेब्रा है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल मापना। राइट, थ्योरेटिकली आप सही हैं। अगर उस 18 साल के डेवलपर को ये ही नहीं पता कि डायमेंशनल स्पेस काम कैसे करता है या कोसाइन सिमिलैरिटी डॉट्स को कैसे कनेक्ट कर रही है, तो वो कभी भी एक ऑप्टिमाइज्ड और रिलायबल सिस्टम नहीं बना पाएगा। वो सिर्फ दूसरों के लिखे ट्यूटोरियल्स कॉपी करेगा। जब 10 लाख यूजर्स एक साथ उस रैक सिस्टम को हिट करेंगे ना, तो वो क्रैश हो जाएगा, क्योंकि उसे मेमोरी और वेक्टर सर्च को ऑप्टिमाइज करना नहीं आता। देखिए, मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रही कि कोसाइन सिमिलैरिटी जैसी चीजें बैकग्राउंड में काम कर रही हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि पाइनकोन या मिलवस जैसे आधुनिक वेक्टर डेटाबेस ने इस गणित को पूरी तरह से ऑटोमेट कर दिया है। पर ऑटोमेशन ब्लैक बॉक्स बन जाता है। लेकिन आपको सिर्फ लॉजिक की जरूरत है कि डेटा कैसे फ्लो होगा। और अगर हम इनोवेशन की बात कर ही रहे हैं, तो चलिए एआई ओलंपियाड्स का उदाहरण लेते हैं। ठीक है। आज हमारे पास INAIO यानी इंडियन नेशनल एआई ओलंपियाड और IOAI जैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं। मैं आपको बता दूं कि इन मंचों पर जाने वाले 11वीं 12वीं के छात्र क्या कर रहे हैं। वे हेल्थ केयर स्ट्रोक डिटेक्शन या क्रेडिट कार्ड फ्रॉड जैसे रियल वर्ल्ड डेटा सेट्स पर काम कर रहे हैं। हाँ, वो काफी इम्प्रेसिव है। बहुत इम्प्रेसिव है। वे खुद रेजोनेट जैसे डीप न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर का इस्तेमाल करके ऐसे मॉडल ट्रेन कर रहे हैं जो इंसानी डॉक्टरों जितनी सटीकता से एक्सरे पढ़ लेते हैं। ये कोई किताबी थ्योरी नहीं है, ये हार्डकोर इंजीनियरिंग है। और इसका नतीजा क्या है? इन असाधारण छात्रों को हाई स्कूल से ही NTU सिंगापुर या MBZU AI जैसे वर्ल्ड क्लास संस्थानों में सीधे रिसर्च इंटर्नशिप मिल रही है। मेरा आपसे सीधा सवाल यह है कि जो छात्र 17 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट करने वाला मॉडल बना रहा है, उसे भारत के किसी पारंपरिक कॉलेज में 4 साल तक एक आउटडेटेड सिस्टम में क्यों फंसा कर रखा जाए? दैट्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट। हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग तरह से फ्रेम करूंगा। ये एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण है और मैं उन छात्रों की दाद देता हूँ। हाँ, उन्होंने एक मॉडल बना लिया और एक एक्सरे डेटा सेट पर 99% एक्यूरेसी भी अचीव कर ली। लेकिन कॉलेज एजुकेशन सिर्फ एक एल्गोरिदम लिखना नहीं सिखाता, वो आपको सिस्टम लेवल थिंकिंग सिखाता है। वो कैसे?
चलिए उसी हेल्थ केयर मॉडल की बात करते हैं। आपके उस ब्रिलियंट 17 साल के छात्र ने अपने 32 GB रैम वाले लैपटॉप पर वो मॉडल रन कर लिया, लेकिन अब अस्पताल प्रशासन कहता है कि हमें ये मॉडल पूरे भारत के 500 अलग-अलग ग्रामीण और शहरी क्लिनिक्स में लाइव करना है। ओके। जहां इंटरनेट की स्पीड हर सेकंड फ्लक्चुएट होती है, जहां एक साथ लाखों मरीजों का डेटा सर्वर पर आ रहा है। अब उस मॉडल को डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सर्वर्स पर डिप्लॉय करना है, डेटा का लोड बैलेंस करना है, लेटेंसी को मिली सेकेंड्स में रखना है। क्या वो 17 साल का कोडर कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने मशीन लर्निंग तो सीख ली, लेकिन उसने कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम्स और डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्किंग नहीं पढ़ी, जो एक ब्रॉड अंडरग्रेजुएट डिग्री आपको सिखाती है। एक रियल वर्ल्ड प्रोडक्ट सिर्फ एआई मॉडल नहीं होता, उसके चारों तरफ का इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा बड़ा होता है। आपका ये पॉइंट कि सिस्टम डिज़ाइन महत्वपूर्ण है, ये बिल्कुल सही है। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन मैं इस बात को चुनौती देती हूँ कि ये डिज़ाइन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में सीखा जा सकता है। तो और कहाँ सीखेंगे? आप जिस इंफ्रास्ट्रक्चर और क्लाउड स्केलिंग की बात कर रहे हैं, वही चीज़ें तो अप्लाइड टेक स्कूल और बूट कैंप्स अपने 18 महीने के हैंड्स ऑन प्रोग्राम्स में पढ़ा रहे हैं। बाजार कितनी तेज़ी से बदल रहा है, इस पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डेटा देखिए। उनका अनुमान है कि अगले कुछ सालों में लगभग 85 मिलियन यानी 8.5 करोड़ नौकरियां खत्म हो रही हैं। हाँ, वो रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। और ये नौकरियां कौन सी हैं? ये मैनुअल टेस्टिंग, बेसिक CRUD ऑपरेशंस लिखने वाले और रिपीटेटिव कोडिंग करने वाले सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरियां हैं। लेकिन साथ ही 97 मिलियन नई नौकरियां बन भी रही हैं। हम अब एजेंटिक AI के दौर में प्रवेश कर चुके हैं। LangChain या क्रू AI जैसे फ्रेमवर्क का नाम आपने सुना ही होगा। इनमें AI अब सिर्फ एक चैटबॉट नहीं रह गया है जो आपके सवालों के जवाब देता है। एजेंटिक वर्कफ्लो में आप AI को एक लक्ष्य देते हैं और वो खुद तय करता है कि पहले कौन सा कोड लिखना है, फिर उसे खुद टेस्ट करता है, गलतियों को खुद सुधारता है और डिप्लॉय कर देता है। जब मशीनें खुद कोड लिख रही हैं, तो हम छात्रों को 4 साल तक कोड का सिंटैक्स क्यों रटा रहे हैं? आज एक सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियर की भूमिका लगभग खत्म हो चुकी है। अब समय AI इनेबल्ड सिस्टम डिजाइनर्स का है। 85 मिलियन नौकरियों के खत्म होने का जो डेटा आपने दिया वो बिल्कुल सटीक है, लेकिन मैं इसका निष्कर्ष अलग तरह से निकालता हूं। अच्छा। हाँ, बेसिक कोडिंग की नौकरियां जा रही हैं, लेकिन आप ये देखिए कि जो 97 मिलियन नई नौकरियां आ रही हैं, वे किसके लिए हैं? वे नौकरियां उनके लिए हैं जिन्हें सिस्टम की गहरी समझ है। अगर आप सैलरी के आंकड़ों को गहराई से देखें तो ये बात शीशे की तरह साफ हो जाती है। डेटा दिखाता है कि जिन लोगों के पास बेसिक डिजिटल स्किल्स हैं, उन्हें बाजार में लगभग 12% का वेज प्रीमियम मिलता है। लेकिन जो AI स्पेशलिस्ट हैं, जिन्हें डिप्लॉयमेंट, मॉडल आर्किटेक्चर और मैथमेटिक्स आता है, उन्हें 28% से ज्यादा का वेज प्रीमियम मिल रहा है। उनका शुरुआती पैकेज ही 15 लाख से शुरू होकर 45 लाख या उससे ऊपर जा रहा है। क्यों? क्योंकि वे केवल AI टूल्स के ऑपरेटर नहीं हैं, वे आर्किटेक्ट हैं। राइट। पर और एक और बात, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि सामान्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग खत्म हो रही है। वो सिर्फ इवॉल्व हो रही है। गिटहब कोपायलट या कर्सर जैसे टूल्स आज कोड लिख रहे हैं, ये सच है। लेकिन कोपायलट अपने आप में एक को-पायलट है। उसे उड़ाने के लिए एक पायलट की जरूरत होती है। LangChain में मल्टी एजेंट सिस्टम बनाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? लॉजिक की। ये डिसाइड करने की कि कौन सा एजेंट क्या काम करेगा और उनके बीच डेटा कैसे पास होगा। ये लॉजिक आपको रातों रात कोई शॉर्टकट बूट कैंप नहीं दे सकता। इसके लिए आपको सालों तक प्रॉब्लम्स के साथ कुश्ती लड़नी पड़ती है। देखिए, मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन करती हूँ कि लॉजिक रातों रात नहीं आता। मैं लॉजिक के महत्व को कम नहीं कर रही, मैं बस उस माध्यम पर सवाल उठा रही हूँ जिसके जरिए हम वो लॉजिक सिखा रहे हैं। आपने कहा कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इवॉल्व हो रही है। हाँ, तो फिर हमारी शिक्षा प्रणाली को इवॉल्व क्यों नहीं होना चाहिए? अगर हम सिर्फ उन 15 या 16 साल के छात्रों के नज़रिए से सोचें जो अभी हाई स्कूल में हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें ट्रेडिशनल रास्ते से हटाकर सीधे प्रैक्टिकल चीज़ों पर फोकस करना चाहिए? मान लीजिए कोई 15 साल का स्टूडेंट अभी हमें सुन रहा है। उसका ट्यूसडे कैसा दिखना चाहिए? क्या उसे बैठकर पुरानी किताबें पढ़नी चाहिए या सीधे जनरेटिव AI से इंटरैक्ट करना चाहिए? ये एक बेहतरीन सवाल है और मुझे लगता है कि इस बिंदु पर हम अपनी चर्चा को एक बहुत ही प्रैक्टिकल मोड़ दे सकते हैं।
बिल्कुल। अगर हम एक रोड मैप की बात करें कि उस 15 या 16 साल के छात्र का ट्यूसडे कैसा दिखना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि उसे सीधे चैट जीपीटी या प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पर छलांग नहीं लगानी चाहिए। सबसे पहला कदम होना चाहिए एक मजबूत कोर फाउंडेशन बनाना। अगर वो 10वीं के बाद है तो उसे 11वीं 12वीं में मैथमेटिक्स को सीरियसली लेना चाहिए, या जैसा आपने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का विकल्प बताया जहां कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स सिखाए जाते हैं, वो भी एक ठोस रास्ता है। उसे सबसे पहले पाइथन सीखनी चाहिए। उसे पता होना चाहिए कि लूप्स कैसे काम करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। जब उसका ये बेसिक लॉजिक साफ होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। मैं इस पहले कदम से पूरी तरह सहमत हूँ। पाइथन और लॉजिक बिल्डिंग बहुत जरूरी हैं। लेकिन मैं इसके ठीक बाद के कदम को थोड़ा प्रैक्टिकल रखना चाहूंगी। बताइए। एक बार जब उसे पाइथन आ जाए तो उसे सीधे ऑटोनमस एजेंट्स और एपीआईज के साथ खेलना शुरू कर देना चाहिए। उसे लैंगचेन जैसे टूल्स का उपयोग करके छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाने चाहिए। जैसे कि एक ऐसा एआई स्क्रिप्ट जो हर सुबह उसके पसंदीदा टॉपिक्स पर इंटरनेट से न्यूज़ पढ़े, उसे समराइज करे और उसे ईमेल कर दे। जब वो ऐसे सिस्टम बनाएगा ना, तो उसे अपने आप समझ में आएगा कि डेटा कैसे फ्लो कर रहा है और कहाँ एरर्स आ रहे हैं। और जब उसे वो एरर्स मिलेंगे तब उसे तीसरे कदम की जरूरत पड़ेगी, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग के कोर कॉन्सेप्ट्स को समझने की। राइट। उसे वापस जाकर देखना होगा कि न्यूरल नेटवर्क असल में सीखता कैसे है। उसे समझना होगा कि ग्रेडियंट डिसेंट क्या होता है, जो कि पूरी तरह से कैलकुलस पर आधारित है। क्योंकि जब आप ये समझ जाते हैं कि मॉडल अंदर से कैसे काम कर रहा है, तब आप उसे बेहतर तरीके से फाइन ट्यून कर सकते हैं। सही कहा। और इसका अंतिम पड़ाव होना चाहिए उन प्रोजेक्ट्स को रियल वर्ल्ड में डिप्लॉय करना, जिसे हम MLOps कहते हैं। बिल्कुल। छात्रों को अपने प्रोजेक्ट्स को अपने लैपटॉप तक सीमित नहीं रखना चाहिए। उन्हें उसे गिटहब पर पुश करना चाहिए, ओपन सोर्स कम्युनिटी के साथ जुड़ना चाहिए और ये सीखना चाहिए कि दुनिया भर के लोग उनके कोड को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आप पहले से ही उस 4 साल की डिग्री वाले छात्र से बहुत आगे निकल चुके हैं जिसने कभी अपना कोड सर्वर पर लाइव ही नहीं किया। तो भले ही हम इस बात पर असहमत हो कि शिक्षा का रास्ता कौन सा बेहतर है, क्या वो 4 साल की एक ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स और कंप्यूटिंग डिग्री होनी चाहिए या 18 महीने का एक अप्लाइड टेक बूट कैंप, लेकिन हम दोनों इस निष्कर्ष पर पूरी तरह एक मत हैं कि भविष्य एआई नेटिव कौशल का ही है। एकदम सही। अगर आप सिर्फ कोडिंग कर रहे हैं और एआई को अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट नहीं कर रहे हैं तो आप पीछे छूट जाएंगे। बिल्कुल। डिग्री का वो कागज शायद आपको पहले इंटरव्यू के दरवाजे तक पहुंचा दे, लेकिन आपको वो जॉब और अगले 10 साल की ग्रोथ वही स्किल्स दिलाएंगी जो आपने अपने कीबोर्ड पर घंटों बिताकर सीखी हैं। तकनीकी बदलाव अपरिहार्य है। जो चीज़ आज नहीं लग रही है, कल वो स्टैंडर्ड बन जाएगी। और इस वर्क फ्रॉम एनीवेयर की दुनिया में आपके पोर्टफोलियो की ताकत आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन से कहीं ज्यादा मायने रखती है। और यही आज की हमारी चर्चा का मुख्य उद्देश्य था। हम चाहते थे कि हमारे श्रोता, विशेषकर वो युवा छात्र जो अभी अपने करियर के चौराहे पर खड़े हैं, वे इस अभूतपूर्व तकनीकी बदलाव को समझे। निर्णय आपको लेना है कि आपके सीखने के तरीके के लिए कौन सा रास्ता सबसे उपयुक्त है। आप थ्योरी से प्रैक्टिकल की ओर जाना पसंद करते हैं या प्रैक्टिकल से थ्योरी की ओर? हम चाहेंगे कि आप इस चर्चा का हिस्सा बने। आप हमें हमारे चैनल या प्लेटफॉर्म के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप इन दोनों में से किस अप्रोच को ज्यादा सही मानते हैं, और ये भी बताएं कि भविष्य में होने वाली चर्चाओं में आप किन तकनीकी या करियर से जुड़े विषयों पर बात सुनना चाहते हैं। आज की चर्चा से एक बात तो स्पष्ट है, चाहे आप कोई भी रास्ता चुने, रुकना अब कोई विकल्प नहीं है। तकनीकी लहरें आ चुकी हैं। अब आपको तय करना है कि आप उन लहरों से डरकर किनारे पर खड़े रहना चाहते हैं या अपनी स्किल्स की नाव लेकर उस पर सर्व करना चाहते हैं। सही बात है। द डिबेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और हर नई तकनीक पर विचार करते रहें।